Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we'll be looking at a question from October November 2021. Uh, पेपर वन है, वेरिएंट टू है, एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। द क्वेश्चन सेज राइट 216 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो कि 2 मार्क्स का है, हमसे कह रहा है कि भाई 216 के ना प्रोडक्ट लिख के दिखाओ प्राइम फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो है ना वो 216 जो है वो किस तरह बनता है वो मुझे लिख के दिखाओ कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स जो हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है एलसीएम वाला जो हमारा तरीका होता है हम वही लेते हैं। ठीक है, तो वो लेटर बनानी पड़ती है हमें, हमने इस तरह जो है वो लेटर बना दी। और क्योंकि ये इवन नंबर है तो हम इसको जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 216 हो गया। अब इसको जो है वो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर्स है ना, तो यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आएंगे, इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं आएंगे। तो जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 21 है, तो ये 2 टाइम्स 10 इज 20। ठीक है, 2 टेन सा 20 हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा, आगे 16 बन जाएगा, तो 2 8 सा 16 हो जाएगा। अगेन इवन नंबर है, इसको दोबारा जो है वो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने 2 लिखा, 2 जो है वो 5 सा 10 हो गया, और 2 4 सा 8 हो गया। ठीक है, अगेन इवन नंबर है, फिर दोबारा 2 से करेंगे, और 2 2 2 सा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स 2 इज 4, तो ये एक आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स 7 इज 14 हो जाएगा। अब ये इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब मैं नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है मेरे पास, 3 के टेबल में 27 आता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 9 इज 27। और अगेन फिर मैं जो है वो 3 से ही करूंगा। ठीक है, और 3 टाइम्स 3 इज 9, सही है। और उसके बाद जो लास्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 3 टाइम्स 1 इज 3। तो ये जो है वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स इसके आ गए। अब इसको जो है ना, आपके पास दो मेथड्स हैं। आप इसको जो है वो यहाँ चूंकि उसने मेंशन नहीं किया है ना कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, तो आपकी मर्जी है, आप इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 2 को मैंने 3 टाइम्स लिखा, और फिर मैंने 3 को 3 टाइम्स लिखा। तो ये वाला मेथड जो है ना वो हम इसलिए स्टूडेंट को मना करते हैं क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ना इसमें गलती का चांस होता है, अगर आप एक नंबर भी भूल गए तो आपका जो आंसर है ना वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो बेस्ट मेथड है ना वो इंडेक्स नोटेशन है। तो हम अपने आंसर में ना इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ लिख दिया है कि ये जो है वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास जो है वो 216 आएगा। अब 2 जो है वो 3 टाइम्स है, इसका मतलब है कि 2 क्यूब हो गया। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय, और 3 भी मेरे पास जो है वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ये जो है वो 3 क्यूब बन जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये मैंने जो है वो 216 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। अगर वो आगे मेंशन करता कि राइट योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, तो फिर आपको लाजमी सी बात है इस तरह आंसर देना होता। लेकिन अभी जो है वो इस फॉर्म में भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा जो है ना उसमें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करना है। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ईच ग्रेटर देन 25। ठीक है, अब यहाँ इसने कंडीशन दे दी कि भाई आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, और बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 25, दोनों के दोनों 25 से बड़े हैं। उनका जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो आ रहा है 216। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखना शुरू कर दी। एलसीएम कितना आ रहा है, 216 आ रहा है। तो अब 216 जो है ना, उसकी जगह जो है ना मैं यही वाली चीज़ लिख लेता हूँ जो मैंने ऊपर इंडेक्स नोटेशन में लिखी है, क्योंकि मुझे फिर इससे ना आसानी होती है वो नंबर को एक्सट्रैक्ट करने में ना। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 2 क्यूब हो गया, और फिर ये 3 क्यूब हो गया, तो एलसीएम मेरे पास ये आ रहा है। सही है, ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया, देखो उसने मुझे बोला है एलसीएम इज 216, तो 216 को मैंने अभी प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, मेरा आंसर आया था 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। तो मैंने एलसीएम की जगह पे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब लिख दिया। अब वो मुझसे कह रहा है कि जो इसका एच आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 18, एच 18 आ रहा है। तो अब मैं एच को भी जो है ना वो इसी तरह इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और इसको जो है ना मुझे लेटर बनाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है 18 का क्या होगा। मैं इसको 2 से करूंगा, 2 9 हो जाएगा, और फिर 3 3 हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 3 6 हो गया, और 6 3 18 हो गया।
तो मैंने इसको जो है ना वो डायरेक्ट ही कर लिया, मैंने इसको लेटर वाले मेथड से नहीं किया। अगर आप करोगे तो यही आंसर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर आ गया। ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ इसका इस तरह लिख लिया इंडेक्स नोटेशन में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आसानी होती है यहाँ से नंबर एक्सट्रैक्ट करने में। अब वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द टू इंटीजर्स। ठीक है, अब मुझे दोनों इंटीजर्स जो है ना वो फाइंड करना है। बस ख्याल ये रखना है कि मेरे दोनों इंटीजर्स जो है ना वो 25 से बड़े होने चाहिए। अच्छा, अब मुझे ज़रा थोड़ा-सा ये रिवाइज़ कराओ कि एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं आपको किसी 2 नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ दूँ, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था? एलसीएम में हम क्या करते थे? मैक्सिमम लेते थे, हर चीज़ को ले लेते थे, कुछ छोड़ते नहीं थे, ठीक है? और एचसीएफ में हम क्या लेते थे? एचसीएफ में हम लोग जो मिनिमम कॉमन होता था, एक तो कॉमन भी देखना होता था और फिर जो मिनिमम कॉमन है वो देखना होता था, ठीक है? मिनिमम कॉमन बोलूँ या सिर्फ़ इस तरह बोल लो कि भाई कॉमन लेना होता था मुझे, सिंपल। ठीक है ना? आसानी के लिए ये होता है कि हम यहाँ जो है ना वो कम वाली पावर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? मैक्सिमम लेते हैं, सब ले लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना? जो जो मैक्सिमम पावर हमें नज़र आती है हम वो एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है? और जो कॉमन नहीं भी होता ना वो भी हम एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है ना? और एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, बस जो दोनों में कॉमन आ रहा है ना तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। इसको समझने के लिए हम कहते थे कि हम मिनिमम पावर ले लेते हैं, मतलब कॉमन का मतलब है कि मिनिमम पावर हो जाती है। अच्छा, अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए ना हम लोग दोनों नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारे वो दोनों नंबर्स हैं कौन से। अच्छा, अब चूंकि ये एलसीएम और एचसीएफ उन्हीं दो नंबर्स का है जो मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो अब ये कह रहा है कि भाई अगर मैं टू की बात करता हूँ, पहले पहले मैं टू को देख रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि भाई एलसीएम में आ रहा है टू क्यूब, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर टू क्यूब है, दोनों में से, दोनों नंबर में से किसी एक नंबर के पास टू क्यूब है, ठीक है ना? तभी वो एलसीएम में आया, वरना एलसीएम में नहीं आ सकता। एलसीएम में हमेशा मैक्सिमम चीज आती है, मतलब टू क्यूब जो है ना वो किसी एक नंबर में है। तो मैंने क्या किया, एक जगह पे लिख लिया टू क्यूब, एक नंबर को मैंने टू क्यूब दे दिया। और फिर एचसीएफ में कह रहा है टू है, तो इसका मतलब है कि कॉमन टू है, कम से कम एक के पास टू जरूर है। अगर टू नहीं होता तो फिर टू कॉमन नहीं आता, तो मैंने वो दूसरे नंबर के साथ टू लिख लिया। ठीक है, इस तरह मैं अपने नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। एलसीएम हमेशा याद रखना है, एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम जो चीज़ होती है ना आपके नंबर्स में, आपके जो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ जो भी है उसमें जो मैक्सिमम चीज़ होती है वो आपके एलसीएम में मिलेगी। तो अब ये कह रहा है टू क्यूब है, इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर्स में से किसी अगर मैं किसी एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखूं तो टू क्यूब तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने एक को टू क्यूब दे दिया और एक को मैंने टू दे दिया, ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ थ्री पे। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देखो एलसीएम कह रहा है थ्री क्यूब है, थ्री क्यूब का मतलब है दोनों नंबर्स में से किसी एक के पास तो लाजमी थ्री क्यूब होगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ आना थ्री क्यूब लिख लिया। और अगला नंबर क्या है, थ्री स्क्वायर है, तो मैंने अगले वाले को थ्री स्क्वायर दे दिया। ठीक है, इस तरह मैंने जो है ना वो अपने जो है वो दोनों नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे पास जो है ना इस तरह दोनों नंबर्स आ गए। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ जल्दी से। अब जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो टू क्यूब और थ्री क्यूब तो यही आ रहा है। इसका मतलब है एक नंबर मेरे पास आ रहा है 216, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये ग्रेटर देन 25 है। लेकिन जो अगला नंबर आ रहा है ना, ये थ्री स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 9 टू 18, ये 18 आ रहा है। इसका मतलब है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 18 नहीं हो सकता। उसने मुझे बोला था कि 25 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। अब मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, बस इनमें से किसी एक को शिफ्ट कर दूंगा बस। अब जैसे मैंने टू क्यूब ऐसे ही लिखा ना, ये टू क्यूब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ एज इट इज, ठीक है, और यहाँ मैं टू एज इट इज लिख रहा हूँ। अब मैंने जो ये जो यहाँ थ्री क्यूब लिखा था ना, अब मैं थ्री क्यूब को यहाँ लिख देता हूँ, थ्री क्यूब को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो थ्री स्क्वायर है ना इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जब मैं टू क्यूब करूंगा तो टू क्यूब जो है वो एट हो जाएगा, ठीक है, और एट, और जब मैं थ्री स्क्वायर करूंगा तो ये नाइन हो जाएगा। और एट टाइम्स नाइन इज 72, तो एक नंबर मेरे पास आ गया 72। इज 72 ग्रेटर देन 25? हाँ बिल्कुल, 72 ग्रेटर देन 25 है। इसका मतलब है कि ये काम बिल्कुल सही है। अब दूसरा नंबर अगर मैं निकालूं तो ये हो गया थ्री टाइम्स थ्री, मतलब थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27, और 27 को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 54। इसका मतलब है ये दूसरा नंबर भी जो है ना ये 25 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 72 और 54। अब मैं बस एक काम और कर लेता हूँ सिर्फ अपनी वेरिफिकेशन के लिए, मैं 72 और 54 का एलसीएम ले लेता हूँ। अगर 72 और 54 का एलसीएम ये जो गिवन है ये आ जाए, एलसीएम भी ले सकते हो तुम, एचसीएफ भी ले सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम ले लो। हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि एलसीएम आसान होता है, एचसीएफ में हमें सोचना पड़ता है सेम टेबल कौन सा है।
तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। अगर ये एलसीएम यही आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गए। दोनों इवन नंबर्स हैं। मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया। 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 हो गया, और ये जो है 2 27 ज़ा हो गया। ठीक है। और ठीक है, अब मैं जो है इसको दोबारा 2 से कर लेता हूँ, क्योंकि इवन नंबर है इसमें एक। तो 27 तो नहीं होगा डिविजिबल 2 से, तो 27 को मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, 27 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ जो है वो 18 आ गया। ठीक है, और फिर 18 आ गया, मैं इसको फिर 2 से कर लेता हूँ एक बार। ठीक है भाई, तो 2 से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 9 इज़ 18, और 27 तो जो है वो डिविजिबल नहीं है, तो 27 ऐसे ही आ जाएगा। अब ऑड नंबर्स हो गए दोनों, तो अब मैं इनको 3 से कर लेता हूँ। जब मैं 3 से करूँगा तो 3 टाइम्स 3 इज़ 9, तो ये 3 हो जाएगा, और ये जो है वो मेरे पास 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। और फिर मुझे 3 से करना पड़ेगा, फिर मैं 3 से करूँगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1 इज़ 3, और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 3, ओ सॉरी 3 3 ज़ा 9, और फिर लास्ट में जो है वो मेरे पास फिर मुझे एक 3 से करना पड़ेगा। तो मेरा जो एलसीएम आ गया वो बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है, और 2 मेरे पास जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। 2 जो है 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, इसका मतलब है कि बिल्कुल मेरा वेरीफाई हो गया है। मेरे जो दो नंबर्स आ रहे हैं दैट आर 54 एंड 72। तो ये 2 मार्क्स का था, लेकिन ये है कि इसमें जो है थोड़ा सा तुम्हें जो है ना कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ा। वर्किंग इसकी इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी ज़्यादा वर्किंग है, चेकिंग है ये बेसिकली। ये तो हमें सिर्फ हमने चेकिंग के लिए किया कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बस ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ जो है ना वो इस तरह का जब इंडेक्स नोटेशन में आता है ना तो काफ़ी ट्रिकी हो जाता है।